नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 77 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाता हूं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वार्षिक राशिफल कैसा है, आपका मासिक राशिफल कैसा है एवं विभिन्न ग्रहों का जो गोचर परिवर्तन होता है उसका फल आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार कैसा होने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक है उनको अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। क्या उपाय आपको करने चाहिए, ये भी उन वीडियोज में सम्मिलित हैं जिनसे आपके जीवन को और बेहतर बनाया जा सके। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये तान्या जी ने लिखा है, तान्या सिंह। इन्होंने महाधनी योग वाला जो हमारे इस चैनल पर वीडियो था उस पर कमेंट किया है कि इसमें लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है क्या? कालपुरुष की कुंडली में लग्नेश 6th भाव में है और 28 डिग्री के हैं। इनका प्रश्न है कि महाधनी योग जो वीडियो में बताया गया था उसमें लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है क्या? देखिए, महाधनी योग हो या कोई भी राजयोग हो, किसी भी राजयोग का फल जो भोगेगा वो कौन भोगेगा? आप ही भोगेंगे। जिस व्यक्ति की वो जन्म कुंडली वही भोगेगा। और उस व्यक्ति को उसकी जन्म कुंडली में कौन सा भाव प्रदर्शित करता है? लग्न। और लग्न के अधिपति लग्नेश कहलाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्नेश कमजोर अवस्था में हो, तो जन्म कुंडली में राजयोग भी हो, तो उन राजयोगों का भोग वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। उन राजयोग की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है वो व्यक्ति उन चीजों का प्रयत्न नहीं कर पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी राजयोग के लाभ को लेने के लिए लग्न एवं लग्नेश का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। तो महाधनी योग के साथ भी यही कंडीशन है कि धन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए जो परिश्रम, जो प्रयास, जो पुरुषार्थ आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका लग्न और लग्नेश कमजोर है। या जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते जो बड़ा धन का आगमन आपके साथ हो सकता था वो उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। और आपने लिखा है कालपुरुष की कुंडली, मतलब मेष लग्न का चार्ट होगा, आपका लग्नेश 6th हाउस में है, तो यहाँ पर देखिए 28 डिग्री के हैं। अब लग्नेश अगर 28 डिग्री के होगा तो वैसे ही वीक है। अब षडबल में देखना होगा, वैसे लग्न मजबूत हो रहा है क्योंकि लग्नेश की दृष्टि लग्न पर है, परंतु वो 28 अंश पर है। अब 28 अंश पर है और कन्या राशि में, कन्या राशि एक इवन नंबर की राशि होती है, तो कहीं ना कहीं बाल अवस्था में है। अब अगर षडबल में मंगल के पास में बल है और नवमांश इत्यादि में है तब तो ठीक है, इनको बलवान ही माना जाएगा। परंतु यदि ऐसी नहीं स्थिति है और जो आपने बताई ठीक स्थिति बस वैसी ही है, तो कहीं ना कहीं महाधनी योग का श्रेष्ठ लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अगला प्रश्न जो है बीना शर्मा जी का है। इन्होंने लिखा है कि गुरुजी प्रणाम, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में क्या करने आया है, किस ग्रह में राशि से पता चलता है तथा किस भाव से पता चलता है? देखिए, हर एक व्यक्ति का एक पर्पस होता है इस लाइफ में आने का। एक होता है उसके जीवन का पर्पस जो वो करना चाहता है, जैसे कि एक सामान्य जीवन जीना, है ना, और एक होता है उसके सोल का पर्पस। तो सोल यानी आत्मा, आत्मा के कारक सूर्य होते हैं, सूर्य की स्थिति को देख करके जाना जा सकता है। पंचम भाव से प्रारब्ध का विचार किया जाता है, वहां से भी उस व्यक्ति के पर्पस का विचार किया जाता है। किस भाव में उसका स्ट्रेंथ है, 12 भावों में जो भाव सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुल होता है उससे भी उस व्यक्ति के पर्पस का विचार किया जाता है। एवं जन्म कुंडली में लग्नेश किस भाव में जाकर के बैठे उससे भी उस व्यक्ति के पर्पस का विचार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये नमन शर्मा जी का है। इन्होंने लिखा है कि गुरुदेव प्रणाम, यदि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र 11th हाउस में प्लेस्ड हो, शनि के साथ और राहु के नक्षत्र में हो और राहु 8th हाउस में प्लेस्ड हो, तो क्या यह दशा जातक को महाधनी बना सकती है? राहु के नक्षत्र के कारण स्ट्रगल देगी। यदि शुक्र अस्त हो तो उसे कैसे मजबूत किया जा सकता है मेष लग्न के लिए? देखिए,
ये इस प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र धन भाव के स्वामी हो के लाभ स्थान में बैठे हैं। तो सामान्य तथ्य क्या कहता है? सामान्य तथ्य यही कहता है कि धनेश का लाभ स्थान से संबंध है और लाभेश के साथ में युति बन रही है, तो ये महाधनी योग है और जातक को जब जब धन की आवश्यकता पड़ेगी उसके पास में धन का आगमन होने लगेगा। दूसरी कंडीशन यहाँ लग गई कि वहाँ शनि भी बैठे हैं, तो धन का आगमन मंद गति से होगा। शनि की दृष्टि लग्न पर है, लाइफ की हर एक चीज डिले होकर के प्राप्त होगी। शुक्र और शनि की युति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जब शुक्र और शनि की युति बनती है तो कहीं ना कहीं आपके खर्च गलत दिशाओं में होते हैं या गलत चीज़ों में, चरित्र की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। अब इसको एक्सपेंड करके बताने का समय इस कार्यक्रम में नहीं है। अब शुक्र अस्त अवस्था में है, तो लाभेश जब अस्त होंगे, यदि वो बुध होते तो कंडीशन अलग होती, परंतु शुक्र है। शुक्र को भी अस्त होने का बहुत ज्यादा दोष लगता नहीं है, परंतु यदि वो मृत अवस्था में है, आपने क्योंकि शुक्र की डिग्री नहीं दी है, अगर वो मृत अवस्था में है तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी। कुंभ राशि में बैठे हुए हैं ना, तो हालांकि वो निकालना पड़ेगा, परंतु फिर भी कमजोर है तो लाभ में कहीं ना कहीं कमी आएगी। परंतु राहु के नक्षत्र में होने से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। राहु के नक्षत्र में, राहु अष्टम भाव में थे तो अकस्मात रूप से धन प्रदायक माना जाएगा आपके लिए, परंतु उस योग बनाने वाले ग्रह के पास में बल कितना है ये देखने की जरूरत है। लाइफ में चीजें डीले होंगी, देर से मिलेंगी, ये तो निर्धारित है ही, ये फिक्स्ड है, ये होने वाला है, परंतु अब कितना। और शुक्र को मजबूत बनाने के लिए उपाय आप ये कर सकते हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी का सम्मान करें, नहीं तो अन्य जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान होना चाहिए। स्त्रियों का अपमान करने से आपको बचना चाहिए। हमेशा साफ सुथरे रहें, अपने आसपास सफाई रखें, अपनी बेडशीट को साफ रखें, स्वच्छ कपड़े पहने, परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल करें, नित्य नहाना चाहिए आपको। अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ बना करके रखने का प्रयास करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों को धारण कर सकते हैं, चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं। आप मेष लग्न के हैं तो लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर में चांदी का कड़ा धारण कर सकते हैं। आप इन कुछ उपायों को करके आप अपने शुक्र को बल दे सकते हैं, तो ये उपाय कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है गोविंद जी का है। इन्होंने लिखा है कर्क लग्न है, अष्टम भाव में शनि है और अपने घर में तो परेशानी कम होगी, प्लीज बताएं शादी के बाद परेशानी तो नहीं होगी। जब शादी के बाद थोड़ी परेशानी तो होगी। कर्क लग्न में दाम्पत्य की क्वालिटी वैसे बहुत अच्छी नहीं कही जाती, सामान्य औसत दर्जे का दाम्पत्य होता है। जब सप्तम पति अष्टम भाव में है तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो होगी ही। एक तर्क ये कहता है कि यदि कोई ग्रह स्वग्रही है तो अपने दूसरी राशि को बली करता है, तो अष्टम भाव में स्वग्रही होकर के बैठा तो सप्तम भाव को बल देगा। सप्तम भाव में ऑलरेडी मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी शनि है, तो दाम्पत्य में कहीं ना कहीं उदासीनता आएगी। सप्तम पति अष्टम में है तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी, इनफैक्ट ये तो संतान में भी परेशानी को प्रदर्शित कर रहा है। इसका यही उपाय है कि कुंडली का मिलान करके आपका विवाह होना चाहिए और विवाह के बाद में आपको अपने जीवन साथी के साथ में देवी आराधना करनी चाहिए ताकि दाम्पत्य जीवन को औसत दर्जे के साथ में चलाया जा सके। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के इस एपिसोड में सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो, उनके ज्ञान में भी वृद्धि हो सके और उनका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।